अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। अब तक की जो सबसे अहम, सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी जो खबर आ रही है रूस यूक्रेन जंग के हवाले से आ रही है। यूक्रेन की जानिब से रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है और ये BBC रिपोर्ट कर रहा है कि यूक्रेन ने इस बात का दावा किया है कि उसने मुख्तलिफ एयरफील्ड्स पर मौजूद 40 से ज़ायद रूसी तैयारों को निशाना बनाया है और उनमें TU-95 और TU-22 M3 जैसे अहम तैयारे शामिल हैं। ये जहाज़ रूस के स्ट्रेटेजिक एविएशन एसेट्स समझे जाते हैं और एटमी मवाद ले जाने में ये इस्तेमाल होते हैं। इन हमलों की मुख्तलिफ जो फुटेजेस सामने आ रही हैं उनमें आपको नज़र आ रहा होगा आग के शोले ये लिपटे हुए हैं जहाज़ों पर और ये देखा जा सकता है यूक्रेनी हुकूमत की जानिब से इन हमलों को ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब का नाम दिया गया है, जिसकी मंसूबाबंदी पिछले 1.5 साल से की जा रही थी और सदर ज़ेलेंस्की इन तैयारियों को खुद मॉनिटर कर रहे थे। इन हमलों में नाज़रीन 472 ड्रोन्स, बैलिस्टिक्स और क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। रूसी वजारत दिफा ने हमलों की तस्दीक भी कर दिया और कहा है कि आज सुबह यूक्रेन ने उनके 5 मुख्तलिफ रीजन्स में एयरफील्ड पर हमले किए हैं और इन तमाम हमलों को पसपा कर दिया गया है। इन हमलों की वजह से एविएशन के मुतादिद आलात को आग लगी है जिसे अब बुझा दिया गया है। ताहम उनकी जानिब से अब तक किसी किस्म के नुकसान की तस्दीक नहीं की गई है जो दावा यूक्रेन की जानिब से किया जा रहा है। नाज़रीन, इम्पॉर्टेंट पहलू यहाँ पर यह भी है कि यूक्रेन ने ऐसे वक्त में हमला किया है कि जब रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी की कोशिशें जारी थी और दोनों ममालिक एक बार फिर तुर्की के शहर इस्तांबुल में मिलने जा रहे हैं और इस दौरान में यूक्रेन की जानिब से 1.5 साल से मंसूबाबंदी जिस हमलों की जा रही थी वो कर दिए गए हैं। तो अब क्या होगा, अब किस तरह से बात आगे बढ़ेगी, इन तमाम पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान कमर चीमा साहब ज्वाइन करें। इख्तियार वली साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन कमर चीमा साहब, सबसे पहले तो सर ये फरमाइए, अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही थी रूस और यूक्रेन के दरमियान। अमरीका सालिसी का किरदार अदा कर रहा था, मुलाकातें होने जा रही थी, लेकिन अब यूक्रेन की जानिब से रूस के ऊपर अटैक किया गया है। कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हो सकते हैं और सिचुएशन क्या अब मुख्तलिफ होगी सर? बहुत शुक्रिया किरण नाज साहबा। देखिए, पहली बात तो ये है, ये एक नया टर्न है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है। अगर मैं ये कहूँ कि रशिया ने भी तकरीबन 500 ड्रोन्स के साथ आज हमला किया था और अब यूक्रेन ने भी हमला कर दिया और यूक्रेन के हमले के अंदर सरप्राइज था कि जो कुछ ट्रक्स जो रशिया के अंदर एंटर हो गए और वहां से वो फ्लाई किए और उन्होंने जो है वो अटैक किया और इसमें बड़े 40 के करीब रशिया के जो जेट्स हैं 40 के करीब मेरा ख्याल है वो तबाह हो चुके हैं। सो ये तो हो गई जो वहां पे सिचुएशन है। लेकिन जैसे आप अपने इंट्रो में बता रही थी कि बिल्कुल टॉक्स तैयार थी और सुबह जो यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने जाना था इस्तांबुल और वहां पे बैठ के बात होनी थी और अब तो सीज फायर की बातें चल रही थी कि 30 डेज सीज फायर। सो वो जारी बात है अब किस हद तक सीज फायर की बात चलती है। लेकिन ये जो ड्रोन स्ट्राइक्स हैं, ड्रोन के जो हमले हैं, मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने एक नया टर्न भी लिया है। इसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी पैनिक में हैं क्योंकि उनको बड़ी उम्मीद थी कि डायलॉग होगा, प्रिजनर एक्सचेंज होगा, बच्चे हैं जो हैं उनको रिटर्न किया जाएगा, जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है रशिया की किसी हद तक बच जाएगी। इस तरह की बातें जो हैं वो हो रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन इस तरह की है कि ना अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल में रही हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर कीमत पर डायलॉग, इंगेजमेंट और इस मसले को हल करना चाहते थे। मेरा ख्याल है इसी को रशियन प्रेसिडेंट ने देखा कि ये मजबूरी है और इस वक्त सारे का सारा नेटो और वेस्ट डिवाइडेड है तो उन्होंने एक दोबारा जो है वो मिलिट्री स्ट्राइक। अच्छा कामरान साहब, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है ये कमर साहब। जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, BBC भी रिपोर्ट कर रहा है कि जो ड्रोन्स हैं वो पहले स्मगल किए गए हैं और फिर वहां पर उसको रूस में ही रिमोटली उसको ऑपरेट किया गया है। तो सर ये जो आप बता रहे हैं कि ये एक तो सबसे बड़ा हमला भी है, ये एक एस्केलेशन भी है, फिर रूस की जो इंटेलिजेंस है ये तो उसकी नाकामी भी है ना बहुत बड़ी। तो किस तरह का रिएक्शन फिर आप देख रहे हैं? और अगेन आप कह रहे हैं कि सुपर पावर्स में शामिल है तो फिर उनकी तरफ से रिएक्शन क्या हो सकता है सर, इसका मुमकिन?
देखिए मुमकिन रिएक्शन तो ये हो सकता है कि एक फुल स्केल वॉर भी शुरू हो सकती है, बिकॉज जब आपको 40 रशियन प्लेन्स इनसाइड रशियन टेरिटरी के अंदर तबाह हों, अपनी बेसिस के ऊपर खड़े तबाह हो जाएं, तो अब जारी बात है ये एक वो जो प्रेशर पुतिन साहब बिल्ड करना चाह रहे थे, अब उनको मजीद एक ऑल आउट वॉर में जाना पड़ सकता है और एक बड़ा हमला वो यूक्रेन के ऊपर कर सकते हैं। इट मींस के जो टॉक्स हैं वो इमीडिएटली नाकाम भी हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि तुर्की इसमें इन्वॉल्व है और तुर्की के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तुर्की नेटो का भी मेंबर है, तुर्की के रशिया से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हो सकता है वो इन चीज़ों को आगे ले चलें कि इस टॉक्स को करवाएं। लेकिन लगता ये है कि रशिया अपनी मजीद ताकत का इस्तेमाल करेगा ताकि अपनी जो डोमिनेंस है उसको मेंटेन कर सके। और दूसरा ये भी है कि रशिया जो मुसलसल कह रहा है कि यूक्रेन विड्रॉ करे जो 4 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ठीक है जी। सो रशिया क्योंकि अपनी डिमांड्स बढ़ाना चाहता है, यूक्रेनियन जो है वो रिलैक्सेशन चाहते हैं। अच्छा कामरान साहब, हमने देखा सिचुएशन, कमर चीमा साहब मुझे ये फरमाइए सर, जिस तरह से हमने सिचुएशन को देखा था, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी ये कहा था सदर ज़ेलेंस्की को कि आप थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ सिचुएशन को लेकर जा रहे हैं। तो सर अब जो आप कह रहे हैं कि ये सिचुएशन अब उस तरफ बाकायदा तौर पर जाती हुई दिखाई दे रही है, जंग की तरफ बाकायदा प्रॉपर जाती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसी सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी, यूरोप का पीछे हट जाना, इस सिचुएशन को बेयर कर पाएगा सर यूक्रेन? देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये चाहते थे कि जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने सीज फायर करवाया, वो ये यूक्रेन वाली जंग भी बंद करवाना चाहते हैं, गजा वाली भी बंद करवाना चाहते हैं और अपने आप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करवाना चाहते हैं, ताकि मैं कहूँ जी दुनिया के लिए एक ऐसा प्रेसिडेंट अमेरिका में है जिसने तमाम जंगें बंद की। दैट इज वन पॉइंट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब मसला ईगो का भी है और पर्टिकुलरली रशिया की ईगो इसमें वो हर्ट हुई है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूरोप बहुत देर से अमेरिकन को कह रहे थे कि आप इस तरह इस जल्दी से विड्रॉ ना करें, फोर्स ना हमें करें, हमें आप जिस तरह फॉर एग्जांपल नेटो को कहा जा रहा था कि आप अपना डिफेंस 2% से बढ़ा के 5% पे तमाम नेटो कंट्रीज अपना डिफेंस बढ़ाएं, जो 5% ऑफ द जीडीपी नेटो में जमा करवाएं आप डिफेंस के लिए। तो वो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो यूरोपियंस को एक्सपोज किया, उनको कमजोर किया ताकि वो रशिया के साथ बैठे, वो बैठना नहीं चाह रहे थे। अब यूरोपियंस भी एक्सपोज हैं, अमेरिकन भी एक्सपोज हैं, रशिया मजीद ऑफेंसिव करके आगे आ गया है और अब इस सिचुएशन के अंदर क्या अमेरिका दोबारा अलाउ करेगा, दोबारा कहेगा कि ठीक है रशिया जो यूक्रेनियंस हैं हम उनको असला भी देते हैं, एक दफा वो पुतिन के साथ जंग लड़ें। सो ये देखें ये एक बड़ी फ्लूइड सी सिचुएशन है, इसमें डिसीजन मेकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है कि कैसे ये फैसला अब रशिया के ऊपर है कि वो दोबारा वो टेबल पे बैठना चाहते हैं कि लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। और फिर ये भी कि यूक्रेन के लिए सिचुएशन को संभालना कैसे होगा ये भी देखना पड़ेगा और फिर आने वाले वक्तों में अब कैसे जो दुनिया का नक्शा है वो किस तरह से इस पे रिटेलिएट भी करेगा, परफॉर्म भी करेगा, ये बड़ा देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमर चीमा साहब साथ मौजूद थे, मेरे साथ इख्तियार वली खान साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी इस टॉपिक पे ज़रूर मैं कमेंट लूँगी, लेकिन ज़रा आज की जो 2-4 अहम खबरें हैं पहले उस पर डिस्कस कर लें और फिर उसके बाद इख्तियार साहब आपकी तरफ आती हैं। तो सियालकोट का हल्का PP52 संबड़ियाल, यहाँ पर आज ज़िमनी इंतखाब हुआ और अब तक के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नेताई जा रही हैं उसके मुताबिक तो हिना अरशद साहिबा जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, वो हमें लीड करती हुई दिखाई दे रही हैं। और दूसरे नंबर पर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर पीपल्स पार्टी और PTI की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, उनकी तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर धांधली की गई है। तो फिर हमने ज़रा रिसर्च करने की कोशिश की, थोड़ा सा देखने की कोशिश की कि इन हल्कों में पहले क्या सिचुएशन रही है। तो 2024 में भी और 2018 में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही ये हल्का रहा है। सियालकोट के जो आसपास के मुल्का इलाके हैं, यहाँ के जो हल्के हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहे हैं। इनफैक्ट 2024 का जो पिछले साल जो इलेक्शन हुआ था, यहाँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ पर 1800 वोट्स पड़े थे और 2018 में भी सिचुएशन 6ठे नंबर पर थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही है और तीसरी और चौथी पोजीशन बिल तरतीब TLP की और जमात इस्लामी की यहाँ पर रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि 1800 उन्होंने पहले भी वोट लिए हैं और फिर पोजीशन भी 6ठे नंबर पर रही है, तो वो किस बात पे एहतजाज कर रही है? क्योंकि हसन मुर्तज़ा साहब के भी रिमार्क्स मैं देख रही थी, शेख वकास अकरम साहब के भी रिमार्क्स देख रही थी। इस पर बात करेंगे आपसे। दूसरी जो आम खबर है मियाँ साहब के हवाले से है, वो इलाज की गर्ज से लंदन जा रहे हैं।
लेकिन एब्सोल्युटली कुछ दिन रह गए हैं ईद के, तो ईद भी वहीं पर ही सेलिब्रेट करेंगे। तो हम सोच रहे थे कि वैसे तो लोग पाकिस्तान आते हैं अपनों में ईद मनाने के लिए, मियाँ साहब लंदन जा रहे हैं और वहाँ पर उनकी ईद होगी। तीसरी एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आज की कि आसिफ अली जरदारी साहब से आज उनके MPAs ने पंजाब में मुलाकात की है और जरदारी साहब के सामने शिकायतों के अंबार लगाए हैं, नाराज़गी का इजहार किया है। लेकिन जरदारी साहब ने उनको जो बात कही है वो बड़ी अहम है। वो कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ जो तयशुदा मामलात थे ना उस पर अमल नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी मजबूरी है साथ चलना। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि जरदारी साहब जैसी शख्सियत ऐसी बात कर रहे हैं? ये भी बड़ा अहम सवाल होगा और इस पर बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन ये भी जहन में रखिएगा कि आज से कुछ रोज़ पहले ही कुछ सहाफ़ियों ने ये भी दावा किया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने 50-60 MPAs हैं जो कि नाराज़ हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देख रहे हैं। हालांकि सवाल ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वो तो खुद ही ज़ेर एताब हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है ना आज की, जो मेरे लिए भी बड़ी हैरानी की बात थी, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUIF के साथ मिलकर सड़कों पर निकलने का प्लान कर रही थी पिछली ईद तक, जो मीठी ईद गुजरी है। लेकिन अब सिचुएशन ये हुई है कि JUIF सड़कों पर निकलने तो जा रही है, कम उम्री में जो शादी का बिल आया है उसके खिलाफ एहतजाज करने जा रही है। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ये खबरें भी दे रहे हैं कि KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो करप्शन है उसके खिलाफ भी JUIF एहतजाज करने जा रही है। यानी वही JUIF जिसको सड़कों पर साथ देखना चाहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब वो उनसे खिलाफ एहतजाज भी बर्दाश्त करेंगे और उसको टैकल करेंगे। कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में इख्तियार वली खान साहब कोऑर्डिनेटर हैं, वज़ीर आज़म के स्टूडियो में साथ मौजूद हैं। आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जिनका ताल्लुक़ है जमीयत उलमा इस्लाम से, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। बैरिस्टर उमैर खान नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात तो समझ में आते हैं कि वो अपोजिशन में है, उनका इत्तेहाद वो अपोजिशन में है, लेकिन जो आपका इत्तेहाद है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, वो भी माशाल्लाह आपके ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सर हसन मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि आपको अंपायर के साथ मिलकर खेलने की आदत है, शाम में फॉर्म 47 के जरिए नताइज लेने की आदत पड़ गई है आप लोगों को। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया किरण। मेरे ख्याल में हसन मुर्तज़ा साहब वहाँ पर जितनी बात कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस का जो है वो यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि हम भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमसे भी सब पूछा किए। तो वो वैसे ही मेरे ख्याल में वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं समझते आप उनके स्टेटमेंट्स की? नहीं, मैं नहीं समझना चाहता, मैं उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, देखिए मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों जो है अलग अलग नज़रियाती जमातें हैं। हाँ। और हुकूमत बनाना, एक दूसरे को सपोर्ट करना फॉर नोबल कॉजेज, बिग इश्यूज, बड़े टारगेट्स के लिए, वो एक और चीज होती है। बट व्हेन इट कम्स टू द बैटलफील्ड ऑफ इलेक्शन तो फिर वहां पर सारी पार्टियां आजाद होती हैं। बात तो सारी ये है ना कि जो मैं तो इसको ऐसे ही करूंगा कि जैसे मेरा इलेक्शन हुआ था बाय इलेक्शन नौशहरा में जी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज में भी हुकूमत थी, सूबे में भी हुकूमत थी, जिले में भी हुकूमत थी, तहसील में भी हुकूमत थी, हर जगह वही थे, लेकिन मैंने उनको शिकस्त दी थी। तो अब ये इसको आप यही कह सकते हैं कि ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। हाँ। तो मेरे ख्याल में वो बात अब यहाँ पर वो मोहर सब्त हो रही है। अच्छा, एक और भी ज़बाने क्या कहा आपने? ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो, ज़बान खल्क को। सर तो मुझे ये फरमाइए कि वो एक और भी ज़बान चल रही है, अभी बात हो रही है वहाँ पर पंजाब में MPAs नाराज हुए हैं, उन्होंने जरदारी साहब को आज शिकायतें भी लगाई हैं। वो ज़बान खल्क नहीं है, चले जो वो हुकूमती ज़बान कह लें आप या कि सदर की ज़बान कह लें आप, लेकिन सदर साहब फरमा तो रहे हैं। नहीं, वो जो ज़बान है ना, वो ज़बान यूट्यूबर्स है। अच्छा? और वहां से वो बात निकली है और उसमें इतनी कोई कहानी, जरदारी साहब ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। जो आपने कहा ना कि 50-60 MPAs जो हैं वो नाराज हैं और वो तहरीक इंसाफ के साथ मिलना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह करके तो उनसे, मैं तो जरदारी साहब की बात कर रही हूं। आसिफ अली जरदारी साहब जो बात कर रहे हैं ना कि हमारी मजबूरी है, इनफैक्ट उनको पता है कि कितने फ्रेजाइल हालात में ये अलायंस हमने बनाया। तो उनकी मजबूरी क्या है सर? मजबूरी पाकिस्तान, मजबूरी हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी है। अच्छा। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, और इस मुल्क को इस मखदूश हालात से बाहर निकाला। ये हमारी भी मजबूरी, ये उनकी भी मजबूरी, बल्कि ये फर्ज है मेरे ख्याल में। अगर वो
मजबूरी की जगह लफ्ज़ फ़र्ज का इस्तेमाल करते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। ज़्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल ठीक। उमैर साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अभी तक जो हमारे पास गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आ रहा है उसमें हिना अरशद साहिबा जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है वो हमें लीड करती हुई दिखाई दे रही हैं और दूसरे नंबर पर आपके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार वहाँ पर लीड कर रहे हैं और आप लोगों की तरफ से धांधली के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं और बाकायदा कहा जा रहा है कि 47 और 45 वाली डिबेट फिर से शुरू हो गई है। वैसे उमर साहब ये पाकिस्तान की रिवायत ही रही है कि जो हार रहा होता है वो हमेशा कहता है धांधली हुई है और जो जीत जाता है वो कहता है इससे ज़्यादा शफाफ इलेक्शन होना ही नहीं था। हाँ बिल्कुल, मगर बात यह है कि ग्राउंड पे कुछ चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें शो करती हैं। आपने खुद देखा सुबह से आरओ ऑफिस को कंटेनर लगा के बंद किया है, बंद करने की क्या ज़रूरत थी। फिर जो धींगा मुश्ती पोलिंग स्टेशंस पे हुई है, जो लोगों के सर फटे हैं, पुलिस का क्या काम है कि डब्बे लेके भाग रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, वो किधर करेंगे। फिर जो फॉर्म 45 पीटीआई वाले लेके फिर रहे हैं, ठीक है, उनको रिकनसाइल करना। बात है एक आर्ट मास्टर इन्होंने कर लिया 2024 वाला। अगर इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे खड़े होकर इलेक्शन जीतना है और उससे आप कहें कि ये ज़बान खल्क की आवाज़ है, तो ये इस तरह से नहीं है। बात है ये मजबूर है। मजबूर ये किससे है? मजबूर है इमरान खान से। ये एक दूसरे को डराते हैं एक ही चीज़ से कि इमरान खान आ जाएगा और उसी मजबूरी में इकट्ठे हैं। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद की बात करें, खौफ एक ही है। देखिए खौफ वो ये बरकरार रहेगा क्योंकि इमरान खान ने वो वाली लचक लेनी नहीं। उमर साहब अच्छा मैं आप ग्राउंड रियलिटीज़ की बात कर रहे हैं ना, तो उसी वैसे आपने खान साहब को गब्बर बना दिया सर। लेकिन चले तो गब्बर वाली बात हो गई। आप बात कर रहे हैं ना रियलिटी की, ग्राउंड रियलिटीज की बात करें तो ग्राउंड रियलिटीज कुछ हम भी देख रहे थे। अब अगर मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर हलके की बात करती हूँ, सियालकोट की बात करती हूँ, तो यहाँ पर 2018 भी ये PMLN का रहा जिस वक्त आपके लिए कहा जाता है कि सारा सिस्टम उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा था। उस वक्त भी ये PMLN का हलका था। 2024 में भी नतीजा आपके खिलाफ यहाँ पर आया था और फिर 2025 में भी उसी तरह का नतीजा हम देख रहे हैं सर। उसमें फ़र्क है। आप रिज़ल्ट पूरे निकालें ना। नेशनल असेंबली में 18 में इधर मुस्लिम लीग नून जीती हुई थी, नेशनल में भी जीती थी, प्रोविंशियल में भी जीती थी। इधर नेशनल में कौन जीता हुआ है? ब्रिगेडियर असलम घुमन PTI के जीते हुए हैं। नीचे से ये फ़ाखिर निशात से सीट किस तरह से छीनी जाती है वो सबको पता है। इलेक्शन पिटीशन वो अभी भी पेंडिंग है, ठीक है, वो आप क्यों नहीं उसकी समाअत करते। बात है इस तरह इलेक्शन को छीन लें, कर लें। देखें ये आप खुद सिस्टम को वीक कर रहे हैं। एक सीट ना PTI के लिए स्टेज पे मैटर करती है, ना मुस्लिम लीग नून के लिए मैटर करती है। देखें मुस्लिम लीग नून तो ऑलरेडी हुकूमत में बने हैं, हिना जीत के आती है नहीं जीत के आती उससे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। मगर बात है जो निज़ाम को हम कमज़ोर कर रहे हैं उस चीज़ को देखने की बात है। निज़ाम से आप लोगों का यकीन उठा रहे हैं। लोग बाय इलेक्शन होके लोग भरपूर निकले हैं। लोग कभी भी बाय इलेक्शन को इस तरह से संजीदा नहीं लेते क्योंकि होता है नॉर्मल होता है कि जिससे कौन सी हुकूमत चेंज होनी होती है। मगर लोगों ने आज फिर निकल के साबित किया कि जो 2024 की पोजीशन थी आज भी वो इमरान खान साहब के साथ उसी जोश और जज्बे के साथ कायम है। सही, बिल्कुल ठीक। उमर साहब मुझे इजाजत दीजिए, कामरान मुर्तज़ा साहब भी साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। सर सबसे पहले तो ये फरमाइए, कुछ इत्तलात खबरें आ रही हैं, मैंने आगाज़ में भी नाज़रीन को बताया कि शायद आप लोग एहतजाज वगैरह करने जा रहे हैं और ये KP हुकूमत के खिलाफ, उनकी करप्शन के खिलाफ हुकूमत एहतजाज करने जा रहे हैं। ज़रा इसकी तस्दीक भी कर दीजिएगा। और क्या इस सिलसिले में जो पहला पावर शो है वो 29 जून को आप लोग करेंगे बडग्राम में सर? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि ये जून की लास्ट वीक में हमने हज़ारा डिवीज़न का इंतखाब किया है और वहाँ से पावर शो शुरू होगा। मगर दो चीज़ों के अगेंस्ट है ये। एक तो ये जो कानून मंजूर किया है कम उम्र में शादी वाला, जी कम उम्री तो खैर पता नहीं इनके ख्याल में कम उम्री होगी, हमारे ख्याल में बलूगत उम्र का जो है ना वो उसका पैमाना है। मगर उसके अगेंस्ट और साथ ही जो करप्शन जो कुछ हो रहा है इस वक्त सुबह खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से लूटमार लगी हुई है, लूट सेल है उस पे, तो ये दो चीज़ों को लेके हम चल रहे हैं और 29 से इंशाअल्लाह ये शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर हमने देखा कि कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी KPK में एहतजाज किया गया था, लेकिन आज मौलाना साहब ने तंज किया उन पर और उन्होंने जवाब में कहा कि पीपल्स पार्टी का एहतजाज करप्शन के खिलाफ नहीं है बल्कि इस बात पर था कि आपने हमारा रिकॉर्ड क्यों तोड़ा है, यानी करप्शन में। तो पीपल्स पार्टी से ही मुंसलिक एक अकाउंट है, उनसे बड़ा सख्त जवाब भी आया है। मौलाना साहब को जवाब दिया गया है सर? जवाब देने का हक तो जाहिर है पॉलिटिक्स में होता है, वो जवाब दिया गया है, हमने भी कहा है। और इस वक्त जो कुछ पूरे मुल्क में हो रहा है, जाहिर है हुकूमत तो दोनों की है। हुकूमत वो माने या ना माने, उन्होंने वो कहते हैं कि जी हमने तो सिर्फ जो ना दस्तूरी ओहदे रखे हुए हैं
मगर तकसीम जो है वो तकसीम कराने वालों ने इसी तरह से तकसीम की हुई है कि किसी के हिस्से में कुछ आया और किसी के हिस्से में कुछ आया, मगर जो लूट सेट लगी हुई है पूरे मुल्क में वो सबको पता है। सिंध में भी देख लीजिएगा, खैबर पख्तूनख्वा में भी देख लीजिएगा, बलूचिस्तान में भी देख लीजिएगा। तो ये सारा जो कुछ हो रहा है इस वक्त ये सारा पूरे मुल्क में हो रहा है और इसी के ऊपर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इसमें इकट्ठा किया जाएगा इंशाल्लाह। सर, मौलाना साहब ने आज कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का जिक्र किया है और उसकी अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है, जिस पर जो तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बैरिस्टर सैफ वो कह रहे हैं कि ये करप्शन इस निगरां दौर में हुई है जिसका हिस्सा थे आप लोग, और ये चोरी शुदा रकम वसूल भी JUIF के लोगों से ही हुई है। सर, तो इस पे तहकीक कर लेते हैं ना, इसमें वो कहेंगे, वो इसमें तो उनको चाहिए फौरी तौर पे जो है कंसीड करें कि हम तैयार हैं इसके लिए और करिए, इसको इन्वेस्टिगेट करिए, इसको इंक्वायर करिए और जिसकी भी जिम्मेदारी होगी, जिसने भी ये करप्शन की होगी उसको, जो वो भले वो JUI से हो, भले वो PTI से हो या इवन पीपल्स पार्टी से हो या नून से हो, जिस भी जमात का और जिससे भी मुताल्लिक वो आए एविडेंस उसको जो है ना वो फिर बुक होना चाहिए। इसमें तो कोई ऐसी कोई बात ही नहीं। इस बात का मुझे जवाब दीजिएगा, फिर मैं यही सवाल लेकर जो है ना वो इख्तियार साहब की तरफ आती हूँ। JUIF सड़कों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PTI के साथ ना चलने का फैसला किया आप लोगों ने। यू आर द वन जिनसे मैं जब बार बार पूछती थी और आप अपना एक डिसीजन ले रहे थे कि अभी हम समझ रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, और फिर आपने बताया कि हम नहीं चल रहे हैं साथ, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब सिलसिला रहा। अब वहाँ क्या होगा सर? 10 दिन बाद बजट है, क्या हम ऑपोजिशन को एक पेज पर देखेंगे या वहां पर भी सिचुएशन फिर अलग अलग हो रही होगी? क्या होगा सर? असेंबली के अंदर जो इत्तेहाद था उसका क्या होगा? हाँ, हम इश्यूज की नहीं, असेंबली के अंदर कोई इत्तेहाद नहीं है, किसी जगह पे किसी का कोई इत्तेहाद नहीं है। आप ये जो ये शादियों वाला कानून है जिसको कम उम्री वाली शादी कहते हैं, इस पे देखिए PTI, पीपल्स पार्टी और नून जो है वो सारे इकट्ठे थे। हम सिर्फ जो ना वो मुखालफत कर रहे थे, तो अपोजिशन का किरदार तो हमने अदा किया। ये तो सारे एक पेज पे थे। पहले उनके जरिए अटेम्प्ट करवाई गई थी PTI के जरिए, फिर उसके बाद जब उनकी अटेम्प्ट कामयाब नहीं हुई थी, नहीं कामरान साहब, आपने मेरे ही प्रोग्राम में बताया था सर कि असेंबली के अंदर जो मामूलात हैं, जो चीजें हैं, उनको हम साथ लेकर चलेंगे, लेकिन बाहर एहतजाज करते हैं, नहीं करते, साथ होते हैं, नहीं होते हैं, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन असेंबली के अंदर मामलात साथ लेकर चलेंगे। नहीं, असेंबली के अंदर भी सारे मामलात लेके नहीं चलेंगे। सारे मामलात तो आप ये देख लीजिए ना, जो मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, ये शादियों वाला कानून, इस पे जो है वो PTI ने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट के साथ चले, पीपल्स पार्टी के साथ चले, और वो चली भी। तो हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किसी भी हमारा जो है हमारा और उनका यकजा अगर मौका होता है तो फिर हम इकट्ठे चलते हैं, वरना नहीं चलते। कोई ऐसा रस्मी तौर पे इत्तेहाद असेंबलियों के अंदर भी मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है। ठीक है, बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं आप। सर ये फरमाइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ईद के बाद, फाइनली बड़ी ईद के बाद अब वो निकलने की बात कर रहे हैं। खान साहब खुद उन मामलात को डील करेंगे और बैरिस्टर अली जफर साहब जो हैं वो प्लान बना रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई के हवाले से और इस तरह के ऑप्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नजर नहीं आ रहे। तो अगर वो जलसों की तरफ जाते हैं, दीगर एक्टिविटीज की तरफ जाते हैं, तो क्या हुकूमत उनको इजाजत देगी? एहतजाज करना तो हक है ना सर, जमहूरी। अच्छा, सबसे पहले मुझे मुबारकबाद तो देने थे हसन मुर्तज़ा साहब को जी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों को जो PP 52 पे समड़ियाल पे मुस्लिम लीग नून की जीत हुई है। ये बाद में मुझे देंगे, मैं कहा मैं पहली पेज की मुबारकबाद दे दूं। आधो आध से तकरीबन ज़्यादा फ़र्क है, और जहाँ पे इतना बड़ा ऑब्वियस डिफरेंस सब जहाँ पे आ जाती है ना, तो वहाँ पे धांधली नहीं होती, धांधली वाली चीज़ें कुछ और होती हैं। तो मेरे ख्याल में इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और मैं हिना अरशद को, उनके तमाम सपोर्टर्स को और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, तमाम लीगी शहरों को मुबारकबाद देता हूँ। आपने पूछा एहतजाज का, देखिए तहरीक इंसाफ इस वक्त मल्टी ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है। इसमें एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को मानता नहीं है। 2-3 ग्रुप तो ऐसे हैं जिनको ख़वातीन चला रही हैं, बाकी ग्रुप ऐसे हैं जिनको कुछ अशखास चला रहे हैं, लेकिन मामलात इनके ये एक नुक्ते पर इकट्ठे नहीं होते। इवन अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये सारे ग्रुप इस नुक्ते पर भी जो है इनमें इत्तेफाक नहीं है कि इमरान खान को जेल से बाहर निकाले। चले सर, वो तो उनका ग्रुप है ना, आप बताएं ना अपना, आप इजाजत देंगे, हुकूमत इजाजत देगी? हमारी तरफ से देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में इनको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर तो उनकी अपनी हुकूमत है। जहां तक यहाँ की बात हो तो रेड जोन इज रेड जोन,
और ये बात अब डिफाइन कर दी है अली अमीन गंडापुर साहब ने, जो पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया था खैबर पख्तूनख्वा में, तो इन्होंने उन पे लाठी चार्ज भी किया, आंसू गैस की शेलिंग भी की, उन्होंने कहा कि रेड जोन में किसी को आने नहीं देंगे। एहतजाज करते जमहूरी मुल्क है, शौक से करें, लेकिन अगर वो वाला मामला हुआ कि बंदूक यहाँ पे कंधे पे रखेंगे और आप डी चौक आएंगे और रेड जोन में घुसेंगे, तो ऐसे कोई एहतजाज हम आपको इजाजत नहीं देंगे, अलाउ नहीं करेंगे। उमैर साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब कह रहे हैं खान साहब ने टास्क मुझे दिया है, वजीर आला कह रहे हैं कि ये टास्क जो है वो उन्हें सौंपा गया है, शेख वकास अकरम और शिबली फराज कह रहे हैं कि खान साहब ने जिम्मेदारी उनको दी है, तो असल में जिम्मेदारी है किसके पास उमैर साहब? देखिए, जिस तरह का एहतजाज अभी सुनने में आ रहा है, मोडेलिटीज़ डिटेल सामने आएंगी। अब कोई इस्लामाबाद की तरह कोई मार्च तो है नहीं, नज़र आ रहा है कि पूरे पाकिस्तान को इंगेज करने जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ की पूरी प्रेजेंस है, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, KPK हो, हर जगह प्रेजेंस है, तो हर जगह की तंजीमें इन्वॉल्व होंगी। तो ये कोई उस तरह का कुछ सेंट्रलाइज्ड होना नहीं है। ज़ाहिरी बात है इसमें प्रोविंशियल लीडरशिप भी इन्वॉल्व होगी, इसमें सारे इन्वॉल्व होंगे। उसका प्लान खान साहब जिस वक्त भी अनाउंस करेंगे, जून के महीने में, ईद के बाद फ़ौरन करना है या उसके बाद करना है, जब भी वो आएगी वो इम्प्लीमेंट होगा। उसमें ये आप कहें कि जी कोई डिफरेंसेस अच्छा सर, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये, ठीक, JUIF को आप साथ मिलाकर लेकर चलना चाहते थे, एहतजाज करना चाहते थे, लेकिन अब समाव हो ये रहा है कि आप ही की मुबैना करप्शन के खिलाफ वो एहतजाज करेंगे। तो जब वो एहतजाज करेंगे तो उनको आप लोग अपने सूबे में, KPK में, जहाँ पे आपकी हुकूमत है, उनको एहतजाज की इजाजत देंगे अपने खिलाफ? नहीं, एहतजाज बेशक करप्शन पे करें, मैं कहता हूँ फॉर्मली दरखास्तें फ़ाइल करें, इन्हें जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे एतराज़ है जहाँ देखते हैं वो सामने लेके आए, बेनकाब करें। बात है, देखें अपोजिशन का काम क्या होता है कि गवर्नमेंट की कोई भी लैकिंग हो, किस जगह पे कोई प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, पैसा कहीं और यूटिलाइज होना था कहीं और हो गया, मिस अप्रोप्रिएट हुआ, वो गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन हमेशा अपना वो रोल करती है, वो करें। हम बड़े दिल से उस चीज़ को देखेंगे। हमारा तो एंटी करप्शन, अगर आपके खिलाफ सड़कों पर हुई JUIF तो कुछ गेट कर पाएगी, कोई मौसर उसका असर होगा सर? आप लोग हुकूमत के खिलाफ कोई मौसर एहतजाज कर पाएंगे? इससे बड़े इश्यूज, बात है हमें उस चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, मगर बात है JUI ने अपना नहीं सर, एक तरफ आपके खिलाफ एहतजाज हो रहा होगा, दूसरी तरफ आप एहतजाज कर रहे होंगे, तो आप कोई मौसर एहतजाज कर पाएंगे? नहीं, देखिए उस एहतजाज से हमें फर्क नहीं पड़ता, हाँ या ना कर दे, जिस तरह का करना है वो पाकिस्तान की मैं बहुत माजरत खा भी हूँ सर, इस पर कमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा कहा जा रहा है PCR की तरफ से कि मुझे क्विकली ब्रेक लेना है। थैंक यू सो मच इख्तियार साहब आपका, कामरान साहब आपका भी, मैं नियाजी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। बजट आने जा रहा है, 10 तारीख को मुमकिन तौर पर बजट पेश कर दिया जाएगा। अब कुछ बातें हो रही हैं मुख्तलिफ हलकों में और ये बताया जा रहा है कि जो आने वाला बजट है वो शायद मुश्किलात को ख़त्म करने वाला बजट है, आवाम के लिए उसमें बड़ी खुशखबरियाँ भी हैं, तनख्वाहदार तबके को इस पर रिलीफ मिलने जा रहा है। लेकिन क्या सवाल ये है कि IMF इसमें रुकावट बन सकता है। 1 लाख कमाने वाले पर टैक्स 5 से कम करके 2.5 करने की तजवीज़ दी जा रही है। इस तरह की इत्तलात आ रही हैं। वफाकी जो तरक्याती बजट है उसके ऊपर 1000 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है, और इसके अलावा भी कुछ अच्छी खबरें भी हैं। और मजीद क्या होने जा रहा है इस पर बात करने के लिए डॉक्टर खाकान नजीब माहिर मईशत हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। सर, पहले हुकूमत ने ये बजट पेश करना था 2 जून को, फिर उसके बाद इसकी डेट बढ़ गई आगे, और इत्तलात ये आती रही कि शायद जो IMF के साथ मामलात फाइनलाइज हो रहे हैं वो उस पर IMF मान नहीं रहा, इस वजह से बजट को आगे करना पड़ा है। अब फिर ये इत्तलात आ रही है कि कुछ चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो सकी हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मजीद ताखीर हो जाए या 10 जून को ही बजट आ जाएगा? मेरे ख्याल में बजट आ जाएगा 10 जून तक, और जो भी मामलात रह गए हैं वो फाइनलाइज हो जाएंगे। बिकॉज एक बजट का खाका जो है वो ऑलरेडी, अगर पढ़ने वाले चाहें तो जो डॉक्यूमेंट MEFP IMF के साथ लास्ट एग्री हुआ है उसमें पड़ा हुआ है एक खाका बजट का, और क्वाइट मतलब क्लैरिटी आ सकती है उसको देख के। दो आई थिंक वाज अ लिटिल अर्ली, उस वक्त शायद चूंकि फंड का मिशन पाकिस्तान भी डिले से आया था, ये भी याद रखिए, बिकॉज जो 10 मई का कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया के साथ, तो हम टर्की से उनसे निगोशिएट कर रहे थे, फिर वो पाकिस्तान आए, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा वक्त लग रहा है। और एक जैसे आपने सही कहा कि पाकिस्तान अथॉरिटीज, क्या पाकिस्तानी स्कॉलर्स की भी इस वक्त ये ख्वाहिश है कि जो इस वक्त आप पे टैक्स है, लेट्स से यू आर वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स, अगर आप पे
38% ऑन द हायर ब्रैकेट टैक्स लिया जा रहा है और 50,000 की सैलरीड इनकम पे टैक्स लागू किया जा रहा है। ये दोनों चीजें तब्दील होनी चाहिए, इसमें मुझे तो बड़ी क्लैरिटी है। उसकी वजह क्या है किरण, अगर आप 50,000 रुपए, अगर आप लोअर इनकम अर्नर हो और 50,000 रुपए आप आज से 3 साल पहले कमाती थी, तो उसकी तो आज वक्त 50,000 नहीं है ना, वो तो बहुत कम हो गई है, बिकॉज इट डजंट बाय द सेम नंबर ऑफ गुड्स जो आप पहले खरीदते वैल्यू थे। ऑफ तो मनी, उसको तब्दील, वैल्यू ऑफ मनी, सो उसको तब्दील करना है। इसी तरह ये जो लोअर इनकम का केडर है उस पर अगर कोई 1.5-2% टैक्स कम किया जा सकता है। हायर इनकम में जो जी। सरचार्ज जी, कम करना चाहिए, तो ये करनी चाहिए चीजें। बिल्कुल ठीक सर। हमारे हलकों में, हमारे आसपास के लोग जो है ना, वो तो यही देखना चाहते हैं कि भाई तनख्वाह में हमें कितना रिलीफ मिलने जा रहा है। तो 5% से ये बात हो रही है कि शायद 2.5% पे ले जाने की बात हो रही है। और IMF के सामने, क्योंकि IMF ने मुतालबा किया है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर आप मुतबादिल रेवेन्यू पे जाएं, तो उसके लिए फिर हुकूमत ने उनको ब्रीफ किया है कुछ, और जो इत्तलात आ रही है वो ये आई है कि IMF के सामने की तरफ से बड़ा मजबूत इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी आया है। तो क्या समझते हैं और कितना नजर आ रहा है आपको, कितना रिलीफ मिल सकता है? तो एक तो ये देखें समझें कि IMF के दो अहदाफ हैं, वो मैक्रो होते हैं जिसमें ये पूरा वो बजट बनाते हैं। एक ये कि जो बजट का खसारा है वो 5.1% होगा, ये तकरीबन मेरे ख्याल 6,500 अरब रुपया बन जाता है। अब इसमें आपने सारा कुछ करना है। एक प्रॉब्लम जो कल आई है किरण, जो कि आई एम श्योर डिस्कस हो रही होगी, वो ये है कि जो हमारा हदफ था ना इस साल का फंड के साथ FBR का, वो था कि हम 12,900 करेंगे कलेक्ट, 12,900 अरब, फिर हुआ 12,300 अरब। अब जो कल फिगर्स आए हैं उसके मुताबिक तो ऑलरेडी 1,000 अरब का 12,900 से शॉर्टफॉल आ गया है। तो कहीं हम 11,900 अरब पे खड़े हैं। उधर से हमने नेक्स्ट का हदफ भी मैं आपको बता सकता हूं, जो इस वक्त जो फंड के डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है वो 14,200 अरब के करीब है, यानी कि हमने नेक्स्ट ईयर कमाना है, यानी कि 2,000 अरब और आने हैं। तो कुछ तो ये भी याद रखिए कि जहां मैंने कहा कि आपकी सैलरीड पे रिलीफ आनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पे रिलीफ आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 45% मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स बहुत ज्यादा है। सो ये दोनों पे हमें सोचना चाहिए। नॉन सैलरी पे भी जो कंसल्टेंट्स, लॉयर, इस तरह के लोग हैं उनको भी आनी चाहिए। पर कुछ एरिया में आपको टैक्स का रद्दोबदल भी दिखाई देगा। मतलब रिटेल, होलसेल पे कोई स्कीम तो आनी चाहिए ना। अगर ताजिर दोस्त नहीं कामयाब हुई, चले कोई बात नहीं, तो यू हैव टू ब्रिंग समथिंग के एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज होगा जो प्रोविंसेस करेंगी, कुछ GST एग्जेम्पशंस जाएंगी, कुछ फाटा पाटा की एग्जेम्पशंस, कोई हाई पेंशन। और आप मुझे खुद बताएंगे, कोई 4 लाख या 5 लाख महीने की पेंशन कमा रहा है, तो उस पर अगर कोई 5% टैक्स लग जाएगा तो दैट्स ओके। कार्बन लेवी आएगी, जिसका मतलब है कि कार्बन का देखें, जो इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे होते हैं ना और जो आप बता रहे होते हैं डिटेल में, वो यकीनन ये बड़ा इंफॉर्मेटिव होता है। लेकिन मैंने आपको अगेन कि जितने भी सुनने वाले होते हैं उनको तो ये पता होना चाहिए कि मेरी सैलरी में जो इजाफा है या जो टैक्स है वो कम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सर ये बताएं ना, हो रहा है या नहीं हो रहा? देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि एक तो अगर आप 60,000 कमा रहे थे महीने का और टैक्स दे रहे थे, मेरा ख्याल है आप इस टैक्स ब्रैकेट, आप पे टैक्स जो है वो निकल जाएगा। बिकॉज ये जो बेसिक सैलरी है जहां पे टैक्स लगता है वो 70-75 हजार से ऊपर चली जानी चाहिए। आई थिंक एक तो ये सबसे बड़ी रिलीफ है। फिर अगर आप लोअर इनकम में है वो, जी 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 आप कंप्लीट करें। उस पे भी जो टैक्स की शरह है उसमें कमी आनी चाहिए, जैसे मैंने कहा। और हर स्टेज पे आई थिंक थोड़ी सी रैशनलाइजेशन आनी चाहिए। ये सैलरीड पे भी होगा और नॉन सैलरीड विच आर दी टैक्स लॉयर्स और इस तरह के जो सारे लोग होते हैं उन पे भी होगा। एंड दूसरा मैं ये भी कहता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग पे जो सुपर टैक्स है उसमें भी कमी दिखाई देनी चाहिए। कुछ इंपोर्ट टैरिफ्स भी कम होंगे मुल्क में, यानी कि जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब मुझे ये फरमाइए, पेट्रोल पे तो कल रात ही 1-1.5 रुपया बढ़ा है। अब ये मजीद कहा जा रहा है कि जो लेवी है उसको 100 रुपए तक लेके जाएंगे। कार्बन टैक्स की भी बात हो रही है, वो भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर ये 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कम से कम कितनी चली जाएगी? 100 रुपए तो सिर्फ लेवी ही हो जाएगी। आई थिंक ये 100 रुपए की बात है, इस पे कोई तस्दीक नहीं है। 78 रुपए इस वक्त है जो पेट्रोल की पे लगाई हुई है। हुकूमत की सोच है कि ये खित्ते में इस वक्त भी पेट्रोल कम है तो वो इसको इस पे रखे हुए हैं। और चूंकि इंपोर्ट बिल नहीं बढ़ाना चाहती IMF भी, तो उसने पेट्रोल को हायर रखा हुआ है। हुकूमत ये समझती है, अथॉरिटीज ये समझती हैं कि आपकी बिजली में अगर मैं रिलीफ दे सकूं और आपके पेट्रोल से ले सकूं, अगर मैं बलूचिस्तान में सड़क बना सकूं और आपके पेट्रोल पे वो जो 78 रुपए की लेवी है वहां से चार्ज कर सकूं। अब ये अथॉरिटीज का इस्तेहकाक है, उन्होंने इन दो चीजों में इसको इस्तेमाल किया है रिलीफ देने में।
सो आई थिंक इसको तो हमें इस तरह सोचना पड़ता है। उम्मीद ये करें कि दुनिया में पेट्रोल की कीमत ना बढ़े। जो 1 रुपया पेट्रोल बढ़ा है वो, चूंकि अगर आलमी दुनिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो देन इट विल बी अ प्रॉब्लमैटिक केस फॉर पाकिस्तान। लेकिन सर फिर ये हमारे पास ये प्रॉब्लम जरूर होता है ना कि जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम होती है तो हमारे पास उसका रिलीफ आता नहीं है ना। अब मुझे ये फरमाइए, बिजनेस रिकॉर्डर की खबर का हवाला है, ये टैक्स एडवाइजरी फर्म तोला एसोसिएट्स, इन्होंने जो अपना इक़्तिसादी जायजा पेश किया है उसमें कहा है कि रवा माली साल जुलाई से लेकर अप्रैल तक के करंट अकाउंट बैलेंस को शामिल करें तो जो डॉलर की कीमत है वो 249.2 पाकिस्तानी रुपए बनती है। इत्तेफाक करेंगे इससे? देखिए, मैं एक तो ये कहता हूँ कि किसी को भी पाकिस्तान में डिटर्मिन करने की ये कर नहीं सकता कि रुपए की कदर क्या होनी चाहिए। इस पे इतने फैक्टर्स एट प्ले होते हैं। एक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है, इसको इसी पे छोड़ दें। हमने रुपए की कीमत को संभाल के कंट्रोल करके बड़ा नुकसान उठाया है। रुपया मूव करता है किस चीज से विज़ द डॉलर, इसको एक आप प्राइस समझे। जब अगर आप बहुत एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें और डॉलर्स की फरावानी होना शुरू हो गई तो आपका डॉलर जो है वो 250 का भी हो सकता है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी आप वीक होंगे तो ये 315 का भी हो सकता है। ये एक बफर है। पहले हमने इसको चूंकि बहुत ही रुपए को 200 पे रखा, 170 पे रखा, तो आपने क्या देखा कि करंट अकाउंट का खसारा बढ़ा, इंपोर्ट्स बढ़ी। तो लेट इट बी मार्केट ड्रिवन, और अगर कोई एबरेशन आ रही हो तो वो सेंट्रल बैंक जो है वो इसको मैनेज कर सकता है। दैट इज हाउ आई डोंट वरी अबाउट द प्राइस ऑफ रूपी वर्सेस डॉलर। आई वरी कि मुल्क की जो मईशत है वो कैसी चल रही है। चलें सर, मैं बिल्कुल जो है ना आपसे एक मुख्तसर सवाल करती हूँ और कोशिश कीजिएगा कि उसका मुझे वैसे ही जवाब दे जो आवाम सुनना चाहती है। गाड़ियों की कीमतों के हवाले से क्या कोई छूट मिलने जा रही है? उस पर गाड़ियों की कीमतें कम होने जा रही हैं? तो एक तो बड़ी सादा सी चीज आ जाएगी, ये है कि अभी आप 3 साल पुरानी गाड़ी मंगवा सकते हैं। इसकी एक शिर्क जो है वो एग्री हुई है IMF के साथ कि ये 5 साल पे चली जाएगी, कि आप 5 साल पुरानी गाड़ी मंगवा सकेंगे। सो अगर आप एक सोच रखें तो मे बी 5 साल पुरानी गाड़ी कम कीमत में मिल जाएगी, तो आप ये थॉट प्रोसेस रख सकते हैं। ये जो मैंने पहले कहा था ना कि आप जो इंपोर्ट टैरिफ्स कम करने जा रहे हैं, ये जैसे बतदरीज कम होते चले जाएंगे तो गाड़ियों की इंपोर्ट भी ईजियर हो जाएगी, उससे कंपटीशन आएगा और आने वाले सालों में ज्यादा आपको चॉइस मिलेगी और कीमत जो है वो उस तरह नहीं बढ़ेगी जैसे पहले बढ़ती थी, और कम भी हो सकती है। सही गाड़ियों की कीमतें आप कह रहे हैं कम हो भी सकती हैं, और ये जो 3 साल वाला था सिलसिला ये 5 साल पर भी जा सकता है कि आप 5 साल पुरानी गाड़ी को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर खाकान नजाम में साथ मौजूद थे। उम्मीद भी कर रहे हैं और दुआ गो भी हैं कि जो आने वाला बजट हो वो आवाम की उमंगों के मुताबिक और उम्मीदों के मुताबिक, जैसे कि हुकूमत की तरफ से कहा जाता है वैसा ही हो, या कम से कम कुछ तो उसमें रिलीव हो। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन बात करना ज़रूरी है पड़ोसियों की। तो पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र डालने वाली हर आँख निकाल दी जाएगी। किसी भी मिस एडवेंचर की कोशिश पर दुश्मन को पहले से ज्यादा तगड़ा जवाब मिलेगा। ये हम रोज बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने मुल्क दुश्मनों को एक बार फिर ये बड़ा वाज़े पैगाम दे दिया है कि वो किसी भी खुशफहमी में या फिर किसी गलत फहमी में न रहें। कोयटा में जिरगे से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। उन्होंने वाज़े किया कि दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी चैलेंज करेगा, उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसी मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि इंडिया की हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज़ ने बलूचिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि फितना उल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द गिरोह मकामी लोगों की हिमायत चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। आज ही सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म के दरमियान भी अहम मुलाकात हुई है और इस मौके पर सदर मुमलिकत ने कहा कि किसी को पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखने नहीं देंगे। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोस्त ममालिक के कामयाब दौरों से मुतालिक सदर आसिफ अली जरदारी को आगाह भी किया। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद ने कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद जंग के इम्कानात ख़तरनाक हद तक बढ़ गए हैं। जनूबी एशिया में तनाज़ात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। इससे पहले नाज़रीन, वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान में सरगर्म तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितना उल हिंदुस्तान का नाम देने का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। दूसरी तरफ पाक भारत जंग के मुहरकात पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ उजागर करने के लिए बिलावल भुट्टो सफारती वफ़द के साथ न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। पाकिस्तानी वफ़द न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी, OIC ग्रुप, वाशिंगटन में ट्रंप इंतज़ामिया के आला ओहदेदारों से मुलाकातें करेगा और वफ़द अरकान कांग्रेस,
थिंक टैंक और मीडिया से तबादला ख्याल करेगा। एक तरफ पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने आ रहा है, आया हो रहा है, दूसरी तरफ भारत है जिसकी शिकस्त दुनिया के सामने आया हो चुकी है। लेकिन मोदी इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी झूठ का पर्दा। मैदान जंग की तरह यहाँ भी मोदी को बदतरीन नाकामी और जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के भारतीय तैयारे गिरने के एतराफ़ ने तो मोदी हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली पर, उनकी जंगी हिकमत अमली पर सवालिया निशानात लगा दिए हैं। कांग्रेस के सदर अर्जुन ने मुतालबा किया है कि दिफाई नाकामियों का गैर जानिबदाराना तज्जिए के लिए रिव्यू कमेटी बना दी जाए। पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त पर बीजेपी हुकूमत पर पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाकर कौम को सच बताएं और इससे दबाव बढ़ रहा है। अपोजिशन तनकीद कर रही है कि मोदी ने जंगी सूरत हाल में आवाम को लाइल रखा है। असल हकाइक अब सामने आ रहे हैं। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में नुकसान उठाना पड़ा है। साथ साथ नाज़रीन, मोदी की अपने झूठ को ख़वातीन की आड़ में तहफ़्फ़ुज़ देने की गलीज़ हरकत का पोल भी कुदरत के निज़ाम ने खोल डाला है। भारतीय फ़ौज की कर्नल सूफिया की बहन ने इंकशाफ किया है कि उनके ख़ानदान को मोदी रोड शो में शिरकत पर मजबूर कर रहे थे। सूफिया की बहन ने बताया कि मकामी कलेक्टर ऑफिस से फ़ोन करके अहले खाना को बाज़ाब्ता तौर पर बुलाया गया और उन पर फूल बरसाने पर लोगों को मजबूर किया गया। दुनिया भर में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने के लिए जाने वाले भारतीय वफूद को भी कहीं से सपोर्ट हासिल नहीं हो रही है और वो वफ्त दुनिया भर में अपने झूठ के हाथों खुद ही जलील और रुस्वा हो रहा है। जबकि पाकिस्तान का जो सच है वो हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी और सदाकत की गवाही दे रही है। दोस्त ममालिक हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। चीन ने तो भारत को बता दिया है कि अगर पानी रोकने की कोशिश भी की ना तो अच्छा नहीं होगा। चीन के सीनियर तज्जियाकार हैं विक्टर गाओ, इन्होंने भारत को खुली वार्निंग देते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार न बनाए। चीन दरिया के बालाई हिस्से पर है। अगर भारत ने पाकिस्तान के लिए पानी रोका तो फिर चीन खामोश नहीं बैठेगा। ऐसी किसी चीन अपने इत्तेहादी की सालमियत पर हमला समझेगा। तो नाज़रीन, खत्ते के दूसरे मुल्क अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी भारत की वजह से पैदा होने वाली जो गलतफहमियाँ हैं वो भी अब कम हो रही हैं। दोनों ममालिक के अपने अपने नाज़िमुल उमूर को सफ़ीर का दर्जा देने के बाद जो बाहमी एतमाद है इसके फ़रोग़ के लिए ताउन जारी रखने पर भी इत्तेफाक हो रहा है। आज वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अफ़गान हम मनसब अमीर ख़ान मुत्तकी से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान ने पाकिस्तान की जानिब से सिफारती ताल्लुक़ात सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने के फ़ैसले का खैर मक़दम किया है और हालिया पेशरफ्त को दोनों ममालिक के ताल्लुक़ात के लिए मज़बूत और खुशाइन करार दिया है। सिर्फ यहीं तक बात नहीं है, खित्ते के एक और अहम मुल्क यानी बांग्लादेश ने भी भारत से दामन छुड़ाना शुरू कर दिया है। शेख हसीना वाजिद को पनाह देने पर वैसे ही बांग्लादेश और भारत के दरमियान तनाव पैदा हो गया था, लेकिन अब तो बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने भारत नवाज यानी शेख मुजीब की तस्वीर भी करेंसी नोटों से हटा दिया और इसकी जगह कुदरती मनाजिर और तारीख़ी मकामात की तस्वीर शामिल कर दी गई हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी और बहुत अहम है भारत की ज़िल्लत और रुसवाई के लिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में नाज़रीन से मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।